मुझे आराम और थोड़ी बहुत खुराक की जरूरत थी ताकि अपनी ताकत बहाल करने के बाद वापस अपने कमांडो मुजाहिद साथियों के पास कश्मीर जाऊं। मैं ये भी नहीं जानता था कि जब तक इन लोगों को मुझसे कोई लालच नहीं होगा, ये कभी उठाकर मुझे अपने डेरे पर नहीं ले जाएंगे और इनके डेरे पर जाकर ही मुझे खुराक के अलावा कुछ देर के लिए आराम मिल सकता है। मैं अगर इनसे किसी तरह पीछा छुड़ाकर किसी करीबी कस्बे या शहर की तरफ भी निकल जाता तो वहां अव्वल तो मुझे कोई कुछ दिनों के लिए अपने पास नहीं रख सकता था। इसके अलावा मुझे मशकूक समझकर कोई शख्स पुलिस को मुखबरी भी कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार करके कराहना शुरू कर दिया। जैसे होश में आ रहा हूँ मैं बड़बड़ाने लगा, जग्गू चाचा मुझे न मारो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मुझे न मारो, मैं सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रखी थी। दौलत का सुनकर मैंने देखा कि तीनों के कान खड़े हो गए हैं। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने, जिसका नाम लक्खू था, मुझसे कहा कि होश करो भैया, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हम तुम्हारे पास हैं, हमें बताओ कि क्या हुआ है। मैंने आंखें खोल दी और कराहते हुए कहा, मुझे उठाकर बिठा दो। उन्होंने मुझे उठाकर बिठा दिया। वो खुद भी चौकड़ियां मारकर मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। मैंने कहा, भाई मेरा नाम धर्मवीर है, जहाँ से कुछ फासले पर जो बड़ा कस्बा है वो। अब मुझे क्या मालूम था कि वहाँ करीब बड़ा कस्बा कौन सा है। इतना जरूर जानता था कि वहाँ करीब या दूर कोई ना कोई बड़ा कस्बा जरूर होगा। मैंने अपने ऊपर नाकाहत तारी कर ली। उनमें से एक ने बोला, बोलो बोलो कौन सा कस्बा, क्या तुम इमराली कस्बे की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ हाँ, इमराली के ठाकुर दीवान वीर सिंह का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं। पिताजी की सारी जायदाद का मैं इकलौता मालिक हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी ने सोने चांदी की 200 डलियां और कुछ हीरे जवाहरात एक हांडी में बंद करके हवेली के अंदर मेरे सामने एक खुफिया जगह पर जमीन में दबा दिए थे और कहा था, जब तुमको जिंदगी में कभी कारोबार में घाटा पड़ जाए और दौलत की जरूरत पड़े तो ये हांडी यहाँ से निकाल कर इसकी दौलत से कोई नया कारोबार शुरू कर लेना। मेरे चाचा जगत सिंह को किसी तरह मालूम हो गया कि हवेली में किसी जगह सोने की दलियों और जवाहरात वाली हांडी मेरे पिताजी ने दफन कर रखी है और इसका राज सिर्फ मुझे ही मालूम है। उसने मुझसे पहले तो प्यार मोहब्बत से ये राज हासिल करने की कोशिश की। जब मैंने बताने से साफ इनकार कर दिया तो कल रात को वो मुझे अपने हुंडों की मदद से बांध कर जंगल में ले गया और मुझे इस कदर मारा कि मैं नींद बेहोश हो गया। उसके बाद इन गुंडों ने मुझे झील में फेंक दिया और चले गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि झील में गिरते ही मुझे होश आ गया। मैं किसी न किसी तरह झील से निकलने में कामयाब हो गया, मगर मार खाने की वजह से मेरा सारा बदन दुख रहा है। मैं बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। दिन के वक्त होश आया। अब वहां से दरख्त की शाख पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि किसी तरह थाने पहुंचकर चचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊं। तीनों जराइम पेशा आदमियों को, जो यकीनन छोटे मोटे चोर डाकू लग रहे थे, मेरी कहानी सुनकर बातें खिल गईं। मेरी स्कीम कामयाब साबित हुई थी। कहने लगे, अरे भैया जी, तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। पुलिस तो तुम्हारा सारा माल हड़प जाएगी और तुम्हारे चचा को भी नहीं पकड़ेगी। हम तुम्हें तुम्हारा सारा माल दिलवाएंगे। हम तुम्हारे जालिम चचा से तुम्हारा बदला लेंगे। लक्खू बोला, अरे ठाकुर, हम तुम्हारे चचा को यहाँ बुलाकर इसकी मरम्मत करेंगे। इसकी क्या मजाल है कि तुम्हारी दौलत तुमसे छीन सके। दूसरा कहने लगा, अरे हम तुम्हारे जालिम चचा को खत्म ही कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर तुम सारी दौलत के मालिक हो गए। बेशक अपनी मर्जी का कारोबार करना, कोई जमीन खरीद लेना, चलो हमारे साथ डेरे पर चलो, हम तुम्हारी दवा दारू का बंदोबस्त करते हैं। बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। इन्होंने मुझे इस कदर एहतियात के साथ जमीन पर से सहारा देकर उठाया जैसे मैं कोई इंतहाई नाजुक और कीमती चीज हूँ। लक्खू बोला, अरे बाबू साहब को कंधे पर बिठा लो रामू। दूसरे आदमी जिसका नाम रामू था। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। रामू ने मुझे बाजू से थाम लिया और मैं लाठी के सहारे उनके साथ जंगल में चल पड़ा। तो पहले तो दरख्त दूर दूर थे, फिर करीब करीब आते गए और जंगल बहुत घना हो गया। रास्ते में एक छोटी सी नदी भी आई। वो आपस में इशारों किनारों में बातें भी करते जा रहे थे। इनमें से 2 सिगरेट पी रहे थे, एक बीड़ी भी रहा था। लगता था मेरी मौजूदगी में वो किसी मौजू पर खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कोई अनाड़ी नहीं था। इनकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो किस जगह डाका डालने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नदी पार करके चंद कदम चले तो एक तरफ छोटा सा टीला नजर आया। टीले के पास दरख्तों के नीचे 6-7 घोड़े खड़े थे। एक आदमी उनके आगे चारा वगैरह रख रहा था। उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा। लक्खू बोला, अरे घूर कर क्या देखता है, ये अपने ठाकुर साहब है। हाँ चल, जल्दी से चल, जाकर चाय पानी का बंदोबस्त कर। टीले के ऊपर एक जगह इन लोगों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। थोड़ी सी खुली जगह थी। 2 चूल्हों में आग जल रही थी। एक चूल्हे पर एक आदमी रोटियां पका रहा था। दूसरे चूल्हे पर बड़ा सा पतीला धरा था जिसमें कुछ पक रहा था। एक आदमी उसके पास बैठा प्याज काट रहा था। इन आदमियों ने भी मेरी तरफ गौर से देखा। लक्खू और रामू ने उन्हें भी यही कहा कि ये अपने बाबू साहब हैं, ठाकुर दीवान वीर के पुत्र हैं, हमारे यहाँ कुछ रोज मेहमान रहेंगे। टीले की दीवार में एक गार का मुंह नजर आ रहा था। उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था। पास ये दरख्तों की शाखों को काट कर बनाई गई झोंपड़ी थी।
झोंपड़ी के बाहर पास की चारपाई बिछी थी। मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय का गिलास आ गया। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। चाय ने मेरे जिस्म में एक चुस्ती सी पैदा कर दी। टांग में थोड़ा थोड़ा दर्द जरूर हो रहा था। रामू बोला, अरे बाबूजी, तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, ये उतार कर दूसरे पहन लो, हम इसे सुखाई देते हैं। एक आदमी मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने पतलून कमीज उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। लक्कू ने अपने एक आदमी से कहा, चल बे, नदी बजाकर इनको धोकर आ और सुखाने गिरे डाल दे। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशान सिवाय मेरे पेट पर की गई निश्तर जनी के जख्म के और कहीं भी निशान नहीं था। लेकिन एक आंख एक तरफ से सूजी हुई थी। चोटें ज्यादातर जिस्म के अंदर लगी थीं। तैयारे से गिरने की वजह से बाएं टांग में भी दर्द की टीसें पड़ रही थीं। लक्कू कोई खास किस्म का तेल ले आया। कहने लगा, इसकी मालिश से दर्द खत्म हो जाएगा। वो मेरी टांग और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर तेल की मालिश करने लगा। इस आवभगत की वजह हीरे जवाहरात और सोने की दलियों वाली वो फर्जी हांडी थी जो इमराली कस्बे की मेरी आबाई हवेली में किसी जगह दफन थी और जिसका सिवाय मेरे और किसी को इल्म न था। ये लोग मुझसे वो जगह मालूम करना चाहते थे जहां वो खजाना दफन था। लक्कू मेरी टांग पर मालिश करते हुए बोला, ठाकुर बाबू, इमराली का कस्बा तो जहां से बहुत दूर ग्वालियर के पास है। तुम्हारा चचा तुम्हें कत्ल करने के लिए इतनी दूर क्यों ले आया था? क्या रास्ते में कोई जगह नहीं मिली थी? पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं हिंदुस्तान की वस्ती रियासत ग्वालियर के आसपास हूँ। यकीनन जिस टॉर्चर सेल में मुझे अजियत का निशाना बनाया गया था वो ग्वालियर की फौजी छावनी में ही थी। मैंने कहा, चचा जग्गू चाहता होगा कि किसी दूर दराज इलाके में ले जाकर मुझे ठिकाने लगाए ताकि पुलिस को उस पर शक न पड़े। 3 दिन गुजर गए। इन लोगों ने मेरी खूब खबरगिरी की, अच्छा खिलाते पिलाते रहे और दवा दारू भी करते रहे। एक डाकू की ड्यूटी लगा दी गई थी कि रोजाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी आंख की सूजन बहुत कम हो गई थी, मगर बाईं टांग पर अब भी दबाव डालता तो दर्द उठता। मैं जहाँ कुछ रोज मजीद क़याम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर वापस जाना चाहता था। जब तक मैं मुकम्मल तौर पर चल नहीं सकता था मैं वापस नहीं जा सकता था। इस दौरान लक्खू एक रात मेरे पास आया और चारपाई पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। वो मुझसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद बोला, ठाकुर बाबू, तुम अपने खानदान की एक ही औलाद हो। तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हारे लिए दौलत छुपा कर रखी है उस पर तुम्हारा ही हक है, तुम्हारे बदमाश चचा का हक नहीं। हम चाहते हैं कि वो दौलत सिर्फ तुम ही को मिले, लेकिन हमारी मदद के बगैर तुम अपनी दौलत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा चचा तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तुम वापस जाओगे तो वो तुम्हें एक बार फिर अपने गुंडों की मदद से कत्ल करवाने की कोशिश करेगा। मैंने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा, लक्खू काका, फिर तुम जिस तरह कहते हो मैं उसी तरह करूंगा। लक्खू का चेहरा खिल गया। बीड़ी एक तरफ फेंक कर बोला, ऐसा करते हैं कि तुम हमें बता दो कि हवेली में तुम्हारे पिताजी ने हीरे जवाहरात वाली हंडिया किस जगह दबाई है। हम उसे निकाल कर जहां ले आएंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये डाकू खूब तरकीब बता रहा था, मगर मुझे अभी इन लोगों के डेरे पर कुछ दिन रहकर अपनी सेहत को बहाल करना था। मैंने कहा, लक्खू काका, आज चांद की कितनी तारीख है? मेरे जहन में एक तरकीब आ गई थी। वो बोला, पहली या दूसरी होगी। क्यों, तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने कहा, मेरे पिता ने स्वर्गवास होते हुए कहा था कि हांडी को चांद की 21 तारीख को जमीन से निकालना। अगर पहले निकालोगे तो हांडी तुम्हें खाली मिलेगी, इसमें दौलत नहीं होगी। ये लोग इस किस्म की बातों पर बहुत एतकाद रखते हैं, ये मुझे मालूम था। लक्खू बोला, तब हमें 20 एक रोज के लिए ठहरना होगा। फिर खुद ही हंस कर कहने लगा, अरे बाबू, कोई बात नहीं, तुम भी हमारे पास हो, हम भी यही हैं। 20 रोज बाद चलकर हंडिया निकाल लेंगे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हालांकि मुझे इतने दिन वहां ठहरना नहीं था। मेरी टांग का दर्द ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों में ठीक हो जाने वाला था। उसके फौरन बाद मुझे वहां से चुपके से रूपोश हो जाना था। इन लोगों ने एक गाय भी रखी हुई थी। मुझे रोजाना उसका दूध पिलाते, मक्खन भी खिलाते। मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह सेहतमंद हो गया। 1 हफ्ते बाद टांग का दर्द भी जाता रहा। अब मैं वहां से कश्मीर की तरफ निकल जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कश्मीर तक जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। ये भी ख्याल था कि किसी तरह एक रिवॉल्वर ही मिल जाए। इन डाकुओं के पास राइफलें और पुराने फैशन की 2 नाली बंदूकें तो थीं, मगर पिस्तौल वगैरह कोई नहीं था। मैंने सोचा कि पिस्तौल की भी जरूरत नहीं, मैं किसी बहाने लक्खू काका से कुछ रुपए बतौर कर्ज ले लेता हूँ। मुसीबत ये थी कि अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा था। मैं उनकी मर्जी के बगैर वहां से पांव बाहर नहीं निकाल सकता था। मुझे महसूस हो गया था कि मेरी खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही है। मैं अगर नदी पर मुंह हाथ धोने के लिए जाता तो 2 राइफल बरदार डाकू मेरे साथ होते। लक्खू ने यह बहाना बनाया था कि मेरी हिफाजत इसलिए की जा रही है कि कहीं मेरे चचा के गुंडे यहाँ आकर मुझे कत्ल न कर दें। इस असना में ऐसा हुआ कि रात को बाहर कुछ शोर सा हुआ। मैं झोंपड़ी में लेटा फरार के मंसूबे बना रहा था। पहले दूर से घोड़ों के टापों की आवाज आई, फिर आदमियों की बातें करने और कहकहे लगाने की आवाजें आने लगी। मैंने उठकर झोंपड़ी के बाहर सर निकाल कर देखा। कुछ फासले पर लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने लक्खू वगैरह को देखा। कुछ अजनबी लोग अपने घोड़े के पास खड़े लक्खू और रामू से बातें कर रहे थे। लक्खू कह रहा था, दादा सिख दयाल, तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। हम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया लेकर लड़की को छोड़ेंगे।
अरे हमारे पास तो सोने की चिड़िया आकर फंस गई है। उसके पास जो आदमी खड़े थे उनमें से एक ने कहा, बस अब तुम इसे हिफाजत से अपने पास रखो, हम इसके घर वालों से बात करते हैं। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गया। उसके साथी भी घोड़ों पर बैठ गए। फिर वो दरख्तों के अंधेरे में चल पड़े। लखू ने बुलंद कहकहा लगाकर रामू से कहा, अरे रामू, हमारी तो किस्मत फिर जाएगी। लड़की राजे महाराजों के खानदान से राजकुमारी है, बस 24 घंटे इसकी पहरेदारी करना। रामू बोला, दादा तुम फिक्र न करो, समझो मैंने लड़की को संदूक में बंद करके चाबी अपनी जेब में रख ली है। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, आप भी समझ गए होंगे। इन लोगों के दूसरे साथी किसी अमीर कबीर घराने की औरत को अगवा करके ले आए थे। अब उसे जरगमाली बनाकर उसके माँ बाप से सौदा करने वाले थे। इस किस्म की वारदातें ऐसे लोग अक्सर करते रहते थे। मैंने इसमें किसी खास किस्म की दिलचस्पी न ली और चारपाई पर लेटकर फरार के अपने मंसूबों पर गौर करने लगा। दूसरे दिन लखू मेरे पास आया। मैं दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि आज किसी बहाने लखू से मैं कुछ रुपए बतौर कर्ज लूं, ताकि आज ही रात को मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊं। लखू मेरे पास आकर बैठ गया और बड़ी राजदारी से बोला, ठाकुर बाबू तुमसे एक बात करनी है। मैं समझ गया कि लखू मुझसे यही कहने आया है कि मैं चांद की 20-21 तारीख का इंतजार नहीं कर सकता। मेरे साथ आज ही रात को हवेली में चलो और वो जगह दिखाओ जहाँ सोने की डलियों वाली हंडिया दफन है। हम उसे निकाल कर यहाँ ले आएंगे। मैंने कहा, कहो दादा क्या बात है। उसने मुझे उस लड़की के बारे में सारी कहानी सुना दी जिसको उसके साथ ही अगवा करके लाए थे और जिसका मुझे रात को इल्म हो चुका था। लखू सारी कहानी सुनाने के बाद बोला, हमारे आदमी लड़की के बाप से बातचीत करने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूं कि लड़की के हाथ से एक खत लिखवा कर उसके बाप को दिया जाए, जिसमें वो लिखे कि मैं यहाँ सख्त मुश्किल में हूँ। अगर तुमने 1 लाख रुपए न दिए तो ये लोग न सिर्फ मेरी इज्जत लूटेंगे बल्कि मुझे कत्ल भी कर देंगे। लड़की पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम उससे बात कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। हम जट अनपढ़ लोग हैं, तुम्हारी बात का उस पर असर होगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे लड़की के पास ले चलो, मैं उससे बात करता हूँ। लखू बोला, मेरे साथ आओ। टीले की दूसरी जानिब एक जगह चट्टानों में एक कुदरती सुरंग बनी हुई थी। उस सुरंग के धाने पर एक डाकू राइफल लिए बैठा पहरे दे रहा था। लखू बोला, लड़की अंदर बैठी है, तुम जाकर उसे समझाओ, हमें उससे एक खत जरूर लिखवाना है। हमारी बात वो नहीं मानेगी। तुम उसे समझाओ कि 1 लाख रुपए लिए बगैर हम लोग यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। मैं सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी। 5-6 कदमों के बाद मैंने एक लड़की को देखा। जमीन पर सफ बिछी थी। लड़की जानों पर सर रखे गुमसुम सी सफ पर बैठी थी। करीब ही मिट्टी का दिया जल रहा था। एक थाली और पीतल का गिलास पड़ा था। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सर उठाकर देखा। जर्द रंग की उस लड़की की उम्र 18-19 साल होगी। मैं पतलून कमीज में था और डाकुओं से मुख्तलिफ आदमी लग रहा था। उसने मुझसे बड़ी शाइस्ता हिंदी आमेज उर्दू जबान में पूछा, क्या तुम भी इन डाकुओं के साथी हो? मगर तुम मुझे पढ़े लिखे आदमी लगते हो, प्लीज मुझे इस नर्क से निकालो। इन लोगों ने मुझे बेइज्जत कर दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं उसके करीब ही सफ पर बैठ गया। लड़की के मासूम और पुरजलाल हुस्न ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। लड़की का चेहरा, उसके नक्श और उसके गुफ्तगू करने का अंदाज बता रहा था कि उसका ताल्लुक ऐसे खानदान से है जहां इज्जत व वक़ार की खातिर जान कुर्बान कर देना बड़े फ़ख्र की बात समझी जाती है। मैंने उसी लम्हे सोचे समझे बगैर ये फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल कर उसके माँ बाप के घर पहुँचाऊंगा। मैं उसकी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरे दिल का फैसला था और दिल के फैसले बड़े सही होते हैं। मेरे दिल ने सोचना शुरू कर दिया था और वो मुझे दूसरे रास्ते पर डालने लगा था कि मैंने सोचना बंद कर दिया। अपने दिल के फैसले पर कायम हो गया और लड़की को आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर ले जाऊंगा, फिक्र न करो। लड़की के चेहरे पर एक नूर सा फैल गया। उसने पूछा, तुम इनके साथ ही नहीं हो? मैंने कहा, नहीं, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास किस मकसद के लिए भेजा है ये भी तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज रात नहीं तो कल रात मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। मैंने उससे बड़ी धीमी आवाज में गुफ्तगू की। वो भी धीमे लहजे में बात कर रही थी। उसने नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। कानों में सोने के बुंदे थे। नाखूनों पर नेल पॉलिश थी। उसके लिबास से किसी निहायत आला किस्म के गैर मुल्की परफ्यूम की बड़ी मध्यम मध्यम सी खुशबू आ रही थी। लगता था ये परफ्यूम 2 रोज पहले उसने लगाया होगा। तब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और उसके माता पिता कहाँ होते हैं, उसका घर कहाँ है। लड़की ने बताया कि उसका नाम शकुंतला देवी है। उसके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं। उसकी माता जिंदा है। एक बड़ा भाई है। उनकी हवेली वहां से 50 कोस के फासले पर ग्वालियर झांसी रेलवे ट्रैक के दरमियान रियासत छिंदवाड़ा में है। उसका बाप रियासत के राजा का दीवान था। बाप के मरने के बाद वो अपनी माँ और बड़े भाई के साथ अपनी आबाई हवेली में रहती है। उसने ग्वालियर के एक कॉलेज से अंग्रेजी में MA किया हुआ है और वो अंग्रेजी में शायरी भी करती है। वो कालिदास पर एक किताब भी लिख रही है। रियासत से कुछ वजीफा मिलता है। थोड़ी सी जागीर है जिस पर हवेली के मुलाजमों के अलावा दूसरे अखराजात आसानी से पूरे हो जाते हैं।